नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल कम मानसून रहने का अनुमान है। ये मौसम विभाग और स्काईमेट दोनों का कहना है। स्काईमेट ने 94%, तो IMD ने यहां पर 92% ऑफ LPA यहां पर मानसून बताया है, जो कि एवरेज से काफी कमजोर है। इसका असर यहां पर दलहन के उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। वहीं सोपा के मुताबिक इस साल सोयाबीन भी कम है। क्या है कारण, कैसा रह सकता है बाजार और मॉनसून का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर मिस्टर DN पाठक, साथ ही श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के ट्रेडर दिलीप काबरा। हमारे साथ जुड़ेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर पाठक, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं और मैं हर बार आपको डॉक्टर बता देती हूँ, पता नहीं क्यों, बट ये बताइए कि आपको क्या लगता है। सबसे पहले एक मॉनसून का इम्पैक्ट ले लेते हैं। सबका कहना है एक बार मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा और कई सारे एरियाज में यहाँ पर बिलो नॉर्मल रहेगा। सोयाबीन ऑलरेडी यहाँ पर कमजोर है, आगे जाकर और भी आपको लगता है किल्लत यहाँ पर बन सकती है? अगर जो प्रेडिक्शन IMD स्काईमेट की है और सिग्नल वेदर की भी है कि इस बार एल नीनो रहेगा और मानसून कम रहेगा, तो मुझे लगता है कि हमको उसको मानना ही पड़ेगा। देखिए, मानसून बारिश कम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। रेन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक नहीं होगी तो फर्क पड़ेगा। और जो मैं बात करता हूँ लोगों से, तो मुझे लग रहा है कि इस बार डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या आने की है। हमको अगस्त में पानी चाहिए होता है जब फ्लावरिंग स्टेज होती है। उसके बाद फिर पॉट फिलिंग और पॉट मैच्योरिटी में पानी चाहिए, और दोनों ही बार ऐसा प्रेडिक्शन मिल रहा है सुनने को कि पानी की कमी होगी, बारिश जो है कम होगी। और अगर ऐसा हुआ तो मॉइस्चर स्ट्रेस होगा और क्रॉप को डैमेज होगा। तो अभी ये मान के चलते कि अगर ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, रेन की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगी, तो क्रॉप की यील्ड डेफिनेटली अफेक्ट होगी। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है मिस्टर पाठक, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कम ही सोयाबीन है भारत में इस बार। किस तरह के नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? अगर हम SND देखें तो SND टाइट है, शुरू से ही टाइट थी। हालांकि हमने जब क्रॉप का असेसमेंट किया तो कुछ हमको लगा कि क्रॉप थोड़ी ज्यादा है, पिछले साल थोड़ी कैरी ओवर भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी SND टाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब मिला के जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है उसमें सोयाबीन की कहना चाहिए एकदम टाइट सिचुएशन बनी हुई है। और अगर इस साल मानसून कम हुई, बारिश कम हुई, तो डेफिनेटली वो टाइटनेस और फर्दर आगे बढ़ेगी। हालांकि एक बड़ा रेस्पाइट ये कि करीब 6-7 लाख टन इंपोर्ट अफ्रीका से इस बार हो जाएगा, वो उसने थोड़ा स्थिति को संभाला है। और DDGS की डिमांड की वजह से सोयाबीन मील की डिमांड थोड़ी सबड्यूड है, और एक्सपोर्ट करीब 10 लाख से 11 लाख टन ही हो पाएगा। इसलिए स्थिति थोड़ी संभली हुई है, नहीं तो बाजार पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। तो अभी ऐसी मिस्टर पाठक, ओवरऑल सिनेरियो कैसा जाता हुआ देखते हैं हम? क्योंकि काफी सारी क्रॉप्स में रकबा बढ़ने की बात की जा रही है। सोयाबीन में लगातार गिरावट है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आप ओवरऑल क्रॉप पैटर्न्स आगे जाता हुआ देखेंगे? सोयाबीन का रकबा सर्टेनली बढ़ेगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। मक्के में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है इस पिछले साल, और जिन्होंने मक्के में शिफ्ट किया था उनका कहना है कि नहीं, हमने गलती की है, हमको सोयाबीन पे रहना था, वहाँ कुछ तो पैसा मिलता है। और अगर मानसून की खबर सच है और वेदर ठीक नहीं रहेगा, तो मक्का तो बिल्कुल ही समस्या में रहेगी। मक्का सबसे कमजोर फसल होती है। अगर पानी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाली फसल है मक्का। तो सोयाबीन में एरिया डेफिनेटली बढ़ेगा, यील्ड अगर बारिश ठीक नहीं तो कम रहेगी। ओवरऑल मिला के प्रोडक्शन नंबर जो है कम ही रहने की आशंका है। मिस्टर पाठक, अगर ओवरऑल डिमांड पैटर्न्स देखें यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में, तो ऑफ कोर्स गर्मियों में थोड़ी सी कम मांग रहती है यहाँ पर खाने के तेलों की। आगे जाके बारिशों में यहाँ पर बढ़ जाएगी, जो इस बार कमजोर होने की एक्सपेक्टेशन है। कैसे देखते हैं ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स? देखिए, सोयाबीन मील की डिमांड तो पोल्ट्री की डिमांड पर निर्भर करती है। पोल्ट्री बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 6 से 8%। तो सोयाबीन मील की डिमांड कम होने का कोई चांस नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, जितना अभी है उससे ज्यादा बढ़ेगा। और DDGS का हमने देख लिया कि 3 से 4% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेयर में थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी अभी टेपर ऑफ है, अभी वो इतना ज्यादा उसमें मुसीबत दिखाई नहीं दे रही है। तो ओवरऑल डिमांड सोयाबीन मील की बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी अगर कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई, तो फिर समस्या रहेगी। ऐसे ही मैं देखता हूँ। बाकी और फसलें हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस हुआ तो गेहूं की फसल पे फर्क पड़ेगा, सरसों की फसल पे फर्क पड़ेगा, बुआई नहीं हो पाएगी ठीक से।
उधर एक और बड़ा चिंता का विषय है बाकी वस्तुओं में। मिस्टर पाठक, अगर हम ग्लोबल एक सेंस भी यहाँ पर लें, इंडिया की तो हमने बात यहाँ पर की ही है, लेकिन ग्लोबल सोयाबीन के प्राइसेस में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। क्रूड प्राइसेस की तेज़ी की वजह से, बायोफ्यूल मैंडेट्स की वजह से हमने एक प्राइस इंक्रीज आता हुआ देखा। क्या एट ऑल उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ा, और ग्लोबल क्यूज आप कैसे वॉच कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल क्यूज में कि जो ये बायो एनर्जी की बात है, इस पे सभी मुल्क इस बार ऐसा झटका लगा है कि एनर्जी पे फूड का इस्तेमाल एनर्जी में बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एकदम सडनली हार्मोन बंद हो गया, यहाँ से नहीं मिलेगा, फूड प्राइस बढ़ गई है, तो लोग जो है बायो एनर्जी की तरफ दूर जाएंगे। बायोडीजल बनना ज्यादा होगा। एथेनॉल की डिमांड जैसे अभी 20% है, गवर्नमेंट ऑलरेडी 22-25 की बात कर रही है, तो फूड का इस्तेमाल एनर्जी में बढ़ेगा और उसको देखते हुए ऑब्वियसली जो क्रॉप्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। मेजरली जैसे मक्का है जिससे एथेनॉल बनता है, पाम ऑयल है जिससे बायोडीजल बनता है, सरसों का तेल है यूरोप में लोग खाते नहीं, तो उससे बायोडीजल बनता है। तो सब मिला के उधर थोड़ा शिफ्ट होगा डेफिनेटली। हम लोग पहले कहते थे कि फूड वर्सेस फ्यूल में फूड जीतेगा, पर अभी थोड़ा स्थिति डावाडोल है और फ्यूल हैज बिकम वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। मिस्टर पाठक, के फाइनल सवाल, और जिस तरह से हमने मार्केट्स को यहाँ पर निकलते हुए देखा है, ज़्यादातर जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनकी ये रिपोर्ट्स हैं कि आगे जाकर फूड में इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसमें एडिबल ऑयल एक और सेक्टर ऐसा है जो जुड़ा है। आपको क्या लगता है? आई एग्री विद दैट, कंप्लीटली एग्री। फूड में इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि सोयाबीन में अभी ग्लोबली इतनी समस्या दिखाई नहीं देती। बहुत अच्छी क्रॉप है अर्जेंटीना ब्राजील दोनों की, क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यूएस के अच्छे सोइंग नंबर सुनने को मिल रहे हैं, अच्छी सोइंग होगी यूएस में तो क्रॉप भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये जो यूज ऑफ फूड जो तेल में जा रहा है, उससे डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जियोपॉलिटिक्स जो अभी जैसे चल रही है, उससे सप्लाई लाइन जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी, अभी डिस्टर्ब हो ही रही है। वी हैव टू वेट एंड वॉच ये जो वॉर सिचुएशन है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनका क्या असर होगा। बट असर इसका डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन में पड़ेगा और फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सवाल आपसे फर्टिलाइजर पे जानना चाहेंगे, और सारी की सारी क्रॉप्स में और जिस तरह की फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी है, भावों में तेजी है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है। ऑब्वियसली फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। अब जो गेहूं की क्रॉप है और बाकी क्रॉप, उनको फर्टिलाइजर की बड़ी बड़ी सख्त डिमांड होती है। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलती है तो प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। फर्टिलाइजर की समस्या है। मॉइस्चर स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला, अभी रबी क्रॉप में अगर इस बार बारिश जो आप 92% अगर एलपीए है, देन देयर विल बी अ वेरी बिग ह्यूज मॉइस्चर स्ट्रेस इन द मंथ्स ऑफ सोइंग, नवंबर दिसंबर अक्टूबर में। तो सोइंग पे प्रभाव पड़ेगा। सब मिला के जहाँ तक फूड का सवाल है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों पे ही असर पड़ने की उम्मीद है इस साल की मॉनसून की कमी को देखते हुए। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे बात की जा रही है, चाहे वो मॉनसून है, चाहे वो जिसकी वजह से मॉइस्चर स्ट्रेस पे यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, एसएनडी यहाँ पर टाइट है, फूड वर्सेस फ्यूल में फ्यूल जीतता हुआ नजर आ रहा है, और आगे जाकर इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। तो वो ऑफकोर्स क्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एडिबल ऑयल स्पेस से, स्पेशली सोयाबीन में, जहाँ पर हमने कम ही इस बार फसल फिर से आते हुए देखी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मिस्टर पाठक ने कहा कि जो मक्के में यहाँ पर किसान गए थे और उनको जिस तरह का लॉस हुआ है, वो शायद यहाँ पर वापस आएंगे और उसकी वजह से सोयाबीन में कुछ रकबा हम वापस मुड़ता हुआ देखेंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं और अपने साथ श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के ट्रेडर दिलीप काबरा को जोड़ते हैं। दिलीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे भी मॉनसून को लेकर है, जहां पर माना जा रहा है कि ये 6 से 8% बिलो नॉर्मल रह सकता है। क्या लगता है आपको, इसका दालों की बुआई के लिए भारत के लिए क्या इम्पैक्ट रह सकता है? दालों की बुवाई के लिए इम्पैक्ट ऐसा है कि अभी जून के सेकेंड वीक में आपने को देखने को मिलेगा एलिनो 6 से 8% है, लेकिन महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ये दो जगह बुआई ज़्यादा होती है दालों की, और थोड़ा एमपी में, ये तीनों जगह का थोड़ा कम दिखा रहा है एलिनो का फर्क। लेकिन कुल मिलाकर के 2-3% फर्क पड़ेगा, लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। दिलीप जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस यहाँ पर लगातार दालों में बने हैं, एमएसपी के आसपास के, आपको क्या लगता है किस तरह की डिमांड आगे जाके रह सकती है? और जिस तरह का इंपोर्ट अब इंडिया ने आता हुआ देखा है, चाहे वो अफ्रीका से है, कनाडा से आता हुआ नजर आया है, ऑस्ट्रेलिया से है, अर्जेंटीना से है, किस तरह के नंबर्स फिलहाल बन रहे हैं? मैम, आप जो बोल रहे हैं एमएसपी
अब MSP से हम बहुत नीचे हैं। आप कोई भी आइटम लीजिए, चना 6-7 रुपये नीचे, 4 रुपये नीचे है चना, 4 रुपये, मसूर 10 रुपये नीचे है, तुअर 5-6 रुपये नीचे है। और हम MSP से बहुत दूर हैं। मूंग 15 रुपये नीचे है। MSP से हम बहुत दूर हैं। MSP का क्रॉप इंडिया में कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा है। हर माल का चना की क्रॉप बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास क्रॉप है चने की, गवर्नमेंट बोल रही है। और मटर भी काफ़ी इम्पोर्ट हो रही है, पीछे इम्पोर्ट भी कंटिन्यू है, इम्पोर्ट कोई रुका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी में बाजार थोड़ा तेज हुआ है। इंडिया में थोड़ा बाहर का डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे हो गया, 95 हो गया था, ये तो रुक गया था, वापस डॉलर प्राइस डाउन जा रहा है। इम्पोर्ट भी कंटिन्यू हो रहा है। अफ्रीका क्रॉप जो भी जुलाई में वहाँ बुआई करेंगे अफ्रीका में, तो अगस्त सितंबर में, जून में बुआई, जुलाई में कटिंग होगी, अगस्त में कटिंग होगी क्रॉप की। तो दिलीप जी, जैसे आपने कहा कि जो ओरिजिन कंट्रीज हैं वहां पर फसल अच्छी खासी है, इंडिया का इंपोर्ट यहां पर लगातार बनता रहेगा। भारत ने ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अपना इंपोर्ट रेगुलेशंस हैं उसको एक्सटेंड ही यहाँ पर किया है, तो वो भी एक पॉजिटिव खबर है वहाँ पर ओरिजिन कंट्रीज के लिए। आगे जाकर माना यह जा रहा है कि जिस तरह का इंपोर्ट हमने 2024-25 में आता हुआ देखा था, 25-26 के नंबर स्लाइटली कम है, 26-27 के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? 24-25 हो जाएंगे अगर एलिनो रहेगा। 24-25 में हाल था 6.7 मिलियन टन का, सेम 7 मिलियन टन का क्रॉप इम्पोर्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से भी, कनाडा से भी, और अपना अर्जेंटीना है, अफ्रीका है, सब कंट्री मिला करके सब जगह क्रॉप अच्छी, सब जगह बरसात ठीक है। बोले इंडिया के तो एलिनो का तो आपको लगता है इंपोर्ट यहाँ पर अच्छा खासा रह सकता है आगे जाके? तो ये मान के चलें कि जो भाव फिलहाल MSP के नीचे हैं वो लगातार ऐसे ही बने रहेंगे? हमको लगता है अभी 2-3 महीने की बाजार तेजी मंदी, लंबा तेजी नहीं आएगी। 2-3 रुपये की तेजी मंदी आए, कोई खास तेजी मंदी बाजार में आएगी, मूवमेंट ही नहीं है। मेन तो क्या है, पैसे की बहुत बड़ी क्राइसिस है ये अनाज बाजार में, इंपोर्ट बाजार में, टोटल अनाज बाजार में। इसलिए और गवर्नमेंट के MSP से सब बाजार नीचे जा रहे हैं, सारे बाजार MSP के नीचे जा रहे हैं। कोई भी आइटम ले लीजिए आप, मसूर, मूंग, चना, उड़द, तुअर। और दिलीप जी, माना ये जा रहा है कि बुआई होगी जब जून जुलाई में, उससे पहले जून में जो नए MSP की यहाँ पर रिलीज होगी वो शायद और भी ऊंचे भावों में होती हुई नजर आएगी। भी आपके 1 महीने जून में आपका तुअर का, उड़द का भाव वापस करेंगे, तो भाई तुअर का भाव 80 रुपये गवर्नमेंट कर रखा है, और 4-5 और बढ़ाएंगे, 80-85 कर देंगे, तो और बड़ा फर्क हो जाएगा। ऐसे उड़द में हो जाएगा, दोनों में, मूंग में भी ऐसे हो जाएगा। 3 क्रॉप आएंगी जो भी नेक्स्ट जून में जो सोइंग करेंगे, उसकी बुवाई करेंगे, तो आप देख लीजिए उसे अक्टूबर-नवंबर तक ये बजट माल आएगा, क्रॉप प्राइस बढ़ जाएगी। सरकारी प्रोक्योरमेंट कैसे देखते हैं आप? सरकारी बॉन्ड अभी तक थोड़े और कांटे लगे चने के, फिर तुअर का छोटा मोटा इन्होंने 4-5 लाख टन माल लिया है, चने के 5-6 लाख टन माल हुआ है, ज्यादा कांटे के लगाए नहीं है, सब जगह लग रहे हैं। अप्रैल 15 को और लगाएंगे, 15 को देखिए MP में और अपने गुजरात में, MP में और राजस्थान में लगाते हैं, तब मालूम पड़ेगा। राजस्थान में क्रॉप बोलते हैं, चने की पोल भी है, लेकिन अभी कई लोग बोलते नहीं है, कई बोलते हैं, मिक्स काम चल रहा है चने का। इन ऑल क्रॉप अच्छी है, क्रॉप बहुत बढ़िया, स्टॉक भी अच्छा है, पोर्ट पे भी माल 5 लाख टन बढ़ा हुआ है चना। तो आपको लगता है कि MSP की वजह से ही जो भाव बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, अदरवाइज जिस तरह की फसल यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में है, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है यहाँ पे दालों के भाव बढ़ने का? नहीं, बिल्कुल कोई रीजन नहीं है, अभी ना कोई रीजन है, इतना स्टॉक है पीछे, उनको पड़ता भी है। जो भी ऑस्ट्रेलिया में माल काफी पड़ा हुआ है, चना भी पड़ा है, मसूर भी पड़ा है, मटर भी अभी जहाँ सोइंग अच्छी हुई है कनाडा में, वहाँ से भी माल मटर ही रवाना जो पड़ता प्राइस का नहीं आ रहा है, 42-43 भाव है, लेकिन पड़ता बैठ जाएगा, वो भी वहाँ बाजार डाउन होंगे। ये इंडिया में इम्पोर्ट कंटिन्यू रहेगा। दिलीप काबरा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ज्यादातर भाव यहाँ पर MSP के नीचे हैं, चाहे वो चना है, मसूर है, तुअर है, मूंग है, और जो खरीफ दालें हैं उनकी MSP फिर से बढ़ के यहाँ पर जून में आ जाएगी। तो क्लियरली जो गैप है MSP और रियल ग्राउंड प्राइसेस का, उसमें एक फासला बढ़ता हुआ शायद एक्सपेक्टेड है, अनलेस यहाँ पर हम बारिश का इम्पैक्ट यहाँ पर खरीफ की बुआई पर आता हुआ देखते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मनोज कुमार जैन, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
स्वागत है आपका हमारे साथ अब पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन है। मनोज जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और कच्चे तेल से ही पहले शुरुआत करना चाहेंगे, जहां पर भारी उठापटक के साथ कारोबार है और मंडे को जिस तरह की तेजी देखने को मिली थी, ट्यूसडे को वो गिरावट है और वेडनेसडे भी आज भी काफ़ी हद तक वही हाल है। तो जो 118 का हाई था मार्च में, वो अब गिर के $95 पे कारोबार हो रहा है। पी स्टॉक्स यहाँ पर शायद फिर से जारी होंगी, बाजार को उसका इंतजार भी है, लेकिन आप कहेंगे थोड़ी सी फ्रेजाइल है, ये अनसर्टन सिचुएशन है। और ऐसे माहौल में आप क्या वॉच कर रहे हैं कच्चे तेल के लिए और यहाँ से क्या करने की राय देंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफी अनसर्टन है, लेकिन ये चीज यहाँ पे संभावित दिख रही है कि जो सेकेंड राउंड का जो पीस टॉक है यूएस और ईरान का, वो इस सप्ताह के आखिर में फिर एक बार वहां पे रिज्यूम हो सकता है। उसी के चलते हमने कूल ऑफ कीमतों में आते हुए देखा है। हमारा मानना है कि WTI के लिए यहाँ पे 8540 एक काफी अहम सपोर्ट है। कल हमने वहां पे वो लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होते हुए देखा था, हालांकि क्लोजिंग उस इस तरह से थोड़ी ऊपर आई थी। तो यहाँ पे 8540 के स्तर पर नजर रखना चाहिए। अगर कीमतें उस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पे ब्रेक कर देती है, तो फिर यहाँ पे जो है फर्दर जो डाउन साइड है कीमतों में वो देखने को मिलेगी और हम वहां पे कीमतों को 8100 तक भी आते हुए देखेंगे। तो बाइंग पोजीशन यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट अगर लॉन्ग की पोजीशन है और ऊपर में कीमतें 8900 950 के दायरे में आती है, तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में निकलने की सलाह। ऑलराइट, तो यानी कि तेजी में यहाँ पर निकलने की सलाह है। बहुत ज़्यादा तेजी एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कॉशियस मूव्स यहाँ पर फिर भी देखने होंगे। साथ ही साथ मनोज जी, यहाँ पर सोने को लेकर अब क्या राय है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्षय तृतीया का हफ्ता है और जिस तरह से एक उछाल हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है, आप उसे कैसे देखते हैं? प्राइस को लेकर क्या व्यू है? सोने में भी यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि $4840 जो है सोने के लिए काफी समय से एक हर्डल बना हुआ था और हमने इनफैक्ट वो लेवल के ऊपर कीमतों को आज के सत्र में निकलते हुए देखा। भारतीय बाजारों में भी 1,55,000 यहाँ पे हर्डल बना हुआ था, हमने इंट्राडे में वो लेवल टेस्ट होते हुए देखे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव नजर आता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1,52,500 1,53,000 का जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर रहेगा। अगर इस सप्ताह की मैं बात करूं, स्टॉप लॉस 1,51,000 के नीचे का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,57,000 तक के रखे जा सकते हैं। इनफैक्ट सिल्वर में हमने यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होते हुए देखा और कीमतें अब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई भी दिख रही है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में चुनना हो तो सिल्वर बेहतर बेट नजर आता है। अगर इस सप्ताह की मैं बात करूं, 2,48,800 का जो स्तर है, बाय की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। 2,44,000 का स्टॉप लॉस, लक्ष्य यहाँ पे 2,56,000 और 2,60,000 के रखे जा सकते। चांदी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। अगर सोना 2% ऊपर था ओवरनाइट, तो चांदी में करीबन 5% की तेजी के साथ $80 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहाँ पर निकलते हुए देखे। वेल एक्चुअली डेटा भी यही दिखाता है कि जहाँ तक जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात है तो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर सपाट रहे हैं, लेकिन चांदी के ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने यहाँ पर 52% का गरान अप यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो मनोज जी, क्लियरली चांदी एक नई फेवरेट के तौर पर उभर रही है। एक तो जिस तरह के लेवल्स यहाँ पर हैं, सोने से थोड़ी सी सस्ती है और यहाँ पर अपसाइड काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल मनीषा जी, हमने इनफैक्ट यहाँ पे जनवरी में लाइफ टाइम हाइज बनते हुए भी देखे थे। उसके बाद जब यूएस और ईरान के वॉर की शुरुआत हुई तो उसके बाद एक बड़ा कूल ऑफ कीमतों आते हुए देखा, लेकिन एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कीमतें फिर अब यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में रिकवरी आई है, उसका सपोर्ट चांदी की कीमतों को भी मिलता हुआ नजर आएगा और ग्रेजुअली हम कीमतों को फिर से एक बार 2,75,000 से 2,80,000 तक भी जाते हुए देखेंगे। तो चांदी अभी यहाँ सोने के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिखती है अगर मैं अगले 2 से 3 सप्ताह की। और एक लॉन्ग टर्म अगर व्यू लेना हो, क्योंकि जो लोग अक्षय तृतीया पे खरीदेंगे मनोज जी, वो एक लॉन्गर टर्म व्यू के साथ लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल के लिहाज से। इतने बड़े टाइम फ्रेम में आपको सोने और चांदी दोनों में कौन सा एक बेहतरीन यहाँ पर विकल्प नजर आता है? लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो सोने ने हमेशा बेहतर रिटर्न दिया मनीषा जी। अगर हम पिछले 5 से 6 वर्षों की बात करें अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया, तो सोने में 200% तक के रिटर्न्स निवेशकों के बने। इनफैक्ट लास्ट ईयर में हमने 60% से ज्यादा के रिटर्न बनते हुए देखे हैं। तो गोल्ड हमेशा यहाँ पे बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आया है। अगले 3 साल की अगर हम बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न्स यहाँ पे निवेशकों को सोने में मिलते रहेंगे। सिल्वर यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल होने के चलते थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन सोने की जो आउट परफॉर्मेंस है चांदी के मुकाबले लंबी अवधि में वो बरकरार रहेगी।
तो अगर 3 साल का नजरिया हम यहाँ पे लेकर के चले तो हमारा मानना है कि सोना यहाँ पे अगले 3 सालों में इंटरनेशनल मार्केट में $6,600 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकता है। भारतीय बाजारों में 2,20,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी कीमतें फिर एक बार 3.5 से 4 लाख तक के जो स्तर है वहां पहुंच सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रीवियस हाई है $120 के, वहां तक कीमतें पहुंच सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि की ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो सोना ज्यादा बेहतर है। हम्म। हम मनोज जी ब्रेक से पहले यहाँ पर मॉनसून की बात कर रहे थे और आपसे भी वही जानना चाहेंगे कि अगर मॉनसून का यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता है, बारिश कम होती है, स्काईमेट और आईएमडी दोनों का यही मानना है कि बिलो एवरेज यहाँ पर मॉनसून रहेंगे, उस हाल में आपकी नज़र किन फसलों पे होगी? मेनली यहाँ पे खरीफ की अगर हम बात करें तो ऑयल सीड्स में सोयाबीन जो है वो काफी एक बड़ी क्रॉप होती है। इंडिया में हम देखते हैं कि जो 3 बड़े स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, वहां पे बड़ा जो एकरेज है वो ये क्रॉप कवर करती है। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि पाठक जी बता रहे थे कि कौन से कुछ रकबा जो है वो सोयाबीन में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहां पे प्रोडक्शन और यील्ड में जो असर है वो देखने को मिलेगा। और पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे देख भी रहे हैं मनीषा जी की काफी बड़े एरिया में एकदम से जो हीट वेव्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सोयाबीन की फसल के लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहां नजर रखना चाहिए। क्रॉप में अगर गिरावट रही तो कीमतें यहाँ पे बेहतर जो है हो सकती है आने वाले समय में। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में हमने 1150 सेंट के ऊपर कीमतों को निकलते हुए भी देखा है। तो इसका फायदा आने वाले समय में भारतीय बाजारों में भी कीमतों में देखने को मिल सकता है। सोया ऑफ कोर्स एक फसल यहाँ पर रह सकती है, दूसरा गुआर एक मॉनसून का प्रॉक्सी माना जाता है। और कोई कमोडिटी जो आपके ध्यान में आती है जो कम बारिश की वजह से यहाँ पर तेजी में दिखा सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहां भी इसका जो फायदा है वो मिल सकता है। अगर हम पल्सेस में बात करें तो उड़द यहाँ पे एक ऐसी क्रॉप है जो खरीफ में बुआई होती है काफी बड़े एरिया में, तो वहां पे एक हम इम्पैक्ट जो है उसका देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉर्न की जो कीमतें हैं वो पिछले काफी समय से जो प्रेशर में रही है, और अगर ऐसे में मानसून प्रभावित होता है और अगर एकरेज शिफ्ट होता है तो वहां पे कॉर्न की कीमतों में इंडिया में फिर एक बार जो है सपोर्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो मेनली सोया, देन उड़द एंड यहाँ पे कॉर्न के ऊपर नजर रखी जा सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स यहाँ निश्चित रूप से कम मानसून के चलते उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड कितनी बेहतर निकल करके आती है। एंड फाइनली मनोज जी, मेटल्स कैसे देखेंगे आप? क्योंकि कॉपर में एक बहुत जोरदार उछाल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स 6 हफ्ते के लोज पर तो कॉपर 6 हफ्ते के हाईज पर कारोबार किया। एल्यूमिनियम में कुछ मुनाफा वसूली थी बिकॉज पर एल्यूमिनियम यहाँ पर कई दिनों में काफी उछला भी है। कैसे देखते हैं इन दोनों ही मेटल्स को? एल्यूमिनियम में अगर यहाँ पे पी स्टॉक जो है वो सक्सेस होती है तो कुछ पुल ऑफ जो है कीमतों में देखने को मिलेगा मनीषा जी, और हम फिर से एक बार $3,350 एसपी का भारतीय बाजारों में 350 तक के स्तर वहां आने वाले समय में देख सकते हैं। वहीं अगर पी स्टॉक होता है तो ये टॉप फेवरेट जो है मेटल रहेगा ओवरऑल मेटल पैक में। तो यहाँ पे कंडीशनल जो है एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है पी स्टॉक को देखते हुए। लेकिन कॉपर में निश्चित रूप से हमने एक अपसाइड प्राइस ब्रेकआउट देखा है और यहाँ पे कीमतें 1300 के स्तर को फिर एक बार पार करती हुई नजर आ रही है शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर सबसे बेहतर वेट लगती है। डिप्स में 1255 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 1230 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 1300 और 1320 तक के रखे जा सकते हैं। जिंक में आपका क्या सेंस है मनोज जी? वो तो एक, और दूसरा डॉलर इंडेक्स कैसे देखते हैं? क्योंकि 100 का 98 आया है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? जिंक की अगर मैं बात करूं तो एक दायरे का कारोबार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 326 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको पार करने के बाद कंटिन्यूअस हम कीमतों को ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होते हुए देख रहे हैं। तो जिंक स्लो एंड स्टडी अपसाइड ही मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा और हम ग्रेजुअली कीमतों को वहां 344 से 350 के दायरे में आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे डिप्स अगर आते हैं 334 तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। 326 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 344 350 के लक्ष्य वहां पे रखे जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कीमतें 6 सप्ताह के निचले स्तर पर है। जिस तरह से यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, साथ ही हमने जो बॉन्ड मार्केट कूल ऑफ होते हुए देखा है तो उसका असर डॉलर इंडेक्स पे है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो एक सपोर्ट जोन था 98.40 उसको यहाँ पे ब्रीच किया है। तो अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन होता रहता है
तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि फिर से एक बार 96.85 तक के स्तर वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा प्रेशर ही नजर आ रहा है। 99.20 अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डॉलर इंडेक्स के लिए रहे। ऑलराइट, तो अगर 96 तक के जैसे लेवल्स पे ये जाता है तो क्लियरली वो एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स के लिए, लेकिन देखना होगा आगे प्राइसेस कैसे मूव करते हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सारी की सारी कमोडिटीज़ पर अपना एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। पहले इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।